माँ जैसा प्यार सिर्फ कुछ ही लोग दे सकते हैं, जैसे दादी माँ। याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, तब घर से पैसे न मिलने पर हम दादी के पास पहुँच जाते थे और वो अपने थैले से कुछ पैसे निकाल हमें दे दिया करती थी। वो कभी न पूछती कि हम उन पैसों का क्या करेंगे, उन्हें बस हम बच्चों की मुस्कुराहट देखनी होती थी। इसीलिए माँ का प्यार मिले तो सही है, पर दादी माँ का प्यार मिलना एक सौभाग्य होता है। हेलो दोस्तों, तो आज मूवी ट्राइब आपको सुनाने जा रही है 2015 की तमिल मूवी सेम्बी, डायरेक्टर प्रभु सोलोमन। IMDb रेटिंग 7.6। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानियां सुनना इतना पसंद है जैसे आप लोग हमसे जुड़े हैं और भी लोग हमसे जुड़े, तो इसीलिए अब आप हमसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए अभी जाके हमें जरूर फॉलो करें। कुछ नई कहानियां हम वहां भी सुनाया करेंगे। अब कहानी सुना जाए तो ये कहानी भारत के छोटे से गांव कोडाईकनाल की है, जहां 10 साल की मासूम बच्ची सेम्बी अपनी दादी के साथ रहती है। सेम्बी के माता पिता के जाने के बाद दादी ने ही उसका ख्याल रखा है, जहां दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। दादी ने सेम्बी की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर उन्होंने जंगल से जरूरी चीजों को इकट्ठा कर उन्हें शहर में बेचने तक का काम भी किया है। अब तो दादी के लिए जंगल से चीजों को उठाकर शहर में बेचना आम सी बात हो गई है। एक दिन दादी आम दिनों की तरह शहद निकालने के लिए पेड़ पर चढ़ी, मगर इस बार वो सेम्बी को भी ध्यान देने को कहती है ताकि वो भी आगे चलकर इन सब चीजों को सीख सके। इधर सेम्बी दादी को इतना खतरा उठाते देख घबराने लगी, लेकिन ये तो दादी के काम का अहम और रोजाना हिस्सा है। शहद निकालने के बाद दादी माँ ने सेम्बी को उसे बाजार बेचाने को कहा। जब सेम्बी बाजार के लिए निकलने लगी तो दादी ने उसे छोटे रास्ते से शहर जाने को कहा, जो जंगलों के बीच से होता हुआ जाता है। पर सेम्बी उस रास्ते से जाने से घबरा रही है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से सुना है कि वहाँ जंगली भेड़िए रहते हैं जो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। तब दादी माँ उसे हिम्मत देती है, क्योंकि ये सब बस एक अफवाह है। अब सेम्बी खुद को निडर दिखाते हुए जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ी। कुछ दूर चलने पे उसे झाड़ियों पे कुछ हलचल महसूस हुई, पर वो भी बिना डरे आगे बढ़ी और अगले ही पल उस पर हमला हुआ। उसे किसी ने पीछे झाड़ियों की ओर खींच लिया। वो और कोई नहीं, 3 युवा लड़के हैं जो सेम्बी के साथ जबरदस्ती करने लगे। किसी ने सही कहा है, इंसान अगर खुद को गलत राह पे ले जाए तो वो किसी जानवर से कम नहीं होता। ठीक यहाँ भी उन तीनों वहसी दरिंदों ने उस मासूम सी बच्ची के साथ वो हैवानियत की। सेम्बी घायल अवस्था में उसी झाड़ियों के बीच बेहोश पड़ी रह गई। ऐसा घिनौना काम करने के बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में बैठे और अपने किए कुकर्म पे हंस रहे हैं, गाना गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि कैसे वो बच्ची दर्द से करहा रही थी, कैसे उन्होंने अपनी मर्दांगी दिखाई। अब गांव के एक बच्चे की नजर सेम्बी पर पड़ी। वो भागता हुआ उसकी दादी के पास आया और बोला, सेम्बी पर भेड़िया ने हमला किया है, जिसकी वजह से वो घायल हो चुकी है। दादी माँ ने ना आओ देखा ना ताओ और सीधे सेम्बी की तरफ भागी। उस मासूम सी बच्ची को अपने कंधे पे उठाकर फौरन अस्पताल आई, लेकिन वहाँ उसे पता चला कि सेम्बी पर किसी भेड़िए ने नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों ने दुष्कर्म किया है। ये जान दादी माँ को ऐसा लगा मानो उनका दिल किसी ने चीर दिया हो। अब तक उसने जिस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस हालत में देख उनकी आंखें नम हो गई। सेम्बी के माता पिता से किया वादा वो निभा नहीं पाई कि वो सेम्बी का पूरा ख्याल रखेगी। सेम्बी की खबर पुलिस तक भी पहुंच गई। मैरी नाम की एक महिला अफसर को ये केस दिया गया, मगर उसे गर्भवती हुए कुछ महीने हो चुके हैं, इसलिए उसने इस केस को दूसरी महिला अफसर को सौंप दिया। लेकिन इस वक्त हर तरफ चुनावी प्रचार चल रहा है और हर महिला अफसर की चुनाव में ड्यूटी लगी है, जिस कारण से ये केस एक मणि नामक अफसर को मिला। यही होता है, अगर ये किसी बड़े आदमी का केस होता तो इस तरह से एक दूसरे को सौंपा नहीं जाता। वही दादी अब तक सेम्बी की गम से उभर नहीं पाई है। अफसर मणि ने आकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उन मुजरिमों को पकड़कर उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाएगा। मेरी भी सेम्बी जैसी एक 10 साल की बच्ची है। चाहे लोग आपसे कुछ भी कहे, आप केस दर्ज कीजिए, हम आपके साथ हैं। सेम्बी की दादी ने पुलिस के कहने पर केस दर्ज करवाया, जिससे वो सेम्बी को इंसाफ दिला सकेगी। अब सबसे पहले ऑफिसर मणि उस जगह पहुंचा जहां यह हादसा हुआ था। यहाँ उसे आसपास की जगह से कुछ शराब की बोतलें मिली, मतलब मुजरिमों ने शराब पी रखी थी। फिर इधर उधर देखते देखते उसकी नजर जंगल के बीच में लगे सेंसर कैमरा पे जा टिकी, जिसे जंगल में इसीलिए लगाया जाता है ताकि कैमरे के नजर में
टाइगर को कैद किया जा सके। मगर इस बार वो इस कैमरे में उन मुजरिमों का पता लगाने वाला है। मणि बिना देरी किए उन कैमरों की फुटेज की नोटिस भेजता है। यहाँ दादी अपनी पोती को दर्द में देख खुद को रोक न सकी और ऑफिसर मणि से केस के बारे में पूछने जा पहुंची। लेकिन जैसा कि सरकारी कामों में समय ज्यादा लगता है, उसने कहा अभी छानबीन चल रही है, सेम्बी को इंसाफ मिलने में कुछ समय और लगेगा। लेकिन दादी माँ को घबराता देख उसने वो कैमरे वाली बात बता दी, जिसके बाद ही मुजरिमों का पता चल पाएगा। मगर दादी का दिल अपनी पोती को हर बात देख टूट जाता है, इसीलिए वो हर दिन ऑफिसर मणि से जानकारी लेने उसके घर पहुंच जाती। धीरे धीरे समय के साथ साथ सेम्बी की सेहत में सुधार आने लगा और बड़ी हिम्मत के साथ वो अपने पैरों पर चलने लगी। सेम्बी की आखिरी कुछ जांच कर डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दी थी। गांव में हर तरफ चुनाव का माहौल है और हर पार्टी खुद को अच्छा और भरोसेमंद दिखाने के लिए सेम्बी की बात करता है। एक पार्टी में वेंदन नाम का नेता है जो खुद को चुनाव में जीत हासिल करवाने के लिए सेम्बी के मुद्दे पर बात कर रहा है। मैं आप सभी को आश्वासन देता हूँ कि हम सेम्बी के मुजरिमों को ढूंढकर उसे जरूर इंसाफ दिलाएंगे। मगर वो इस बात से अनजान है कि उन मुजरिमों में उसका खुद का बेटा मादी ही शामिल है, जिसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ये दुष्कर्म किया है। एक दिन मादी को उसी अफसर मणि का फोन आया और उसने उसे बता दिया कि जंगल में लगे कैमरे में वो और उसका साथी सेम्बी के साथ दुष्कर्म करता हुआ कैद हो चुका है। अब तक जिसे हम सच्चा, साफ दिल और लोगों की हिफाजत करने वाला समझ रहे थे, उसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने मादी से उस कैमरे फुटेज के बदले 3 करोड़ की मांग रखी। चुनावी माहौल सर पर होने के कारण मादी ने अपने वकील से बात कर उसे पैसे देने को राजी हो गया। पुलिस ने उसके वकील को आश्वासन दिलाया कि सेम्बी के दादी से कागज पर हस्ताक्षर करवाकर वो इस केस को रफा दफा करवा देगा। इधर सेम्बी अपनी दादी के साथ सो रही है। अचानक जागकर वो कहने लगी, उन तीनों भैया ने मेरे साथ क्यों लड़ाई की? मुझे बहुत दर्द होता है अभी भी। दादी सेम्बी की बात सुनकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। अगली सुबह मणि 50,000 रुपए लेकर सेम्बी की दादी के पास आया और उससे झूठ कहा कि उसे कोई भी सबूत नहीं मिला। इतनी उम्र में आप कहाँ कोर्ट कचहरी करेंगे, इसलिए इन कागज पर हस्ताक्षर कर दे और हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये 50,000 रुपए लेकर केस को भूल जाए। मगर दादी समझ चुकी है कि उस अफसर को सब पता है। उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। मणि के बहुत बार समझाने पर भी जब दादी नहीं मानी तो उसने सेम्बी की गर्दन जा दबोची। दादी ने अपनी पोती की जान खतरे में देख मणि पर डंडे से हमला किया। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और एक समय में दादी ने पत्थर से पुलिस अफसर को घायल कर दिया। वो एक पल भी और देरी न कर सेम्बी को अपनी पीठ पर धो कुछ पैसे लेकर वहां से भाग गई और थोड़ी देर बाद ही वहां पर पुलिस आ पहुंची। सबसे पहले तो उन दोनों की तस्वीर हर जगह भेज दी गई। अगर वो गांव से बाहर निकलेंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाए। यहाँ दादी सेम्बी को लेकर एक सुनसान सड़क पर खड़ी है। कहाँ जाए, क्या करे? वो ऊपर वाले से मदद मांगने लगी। तभी एक बस वहां से गुजरी जिसमें दोनों सवार तो हो गए, लेकिन हर स्टॉप पर उनकी जोरों शोरों से जांच हो रही है। बस में बैठे यात्री जहाँ हर कोई अपने अपने मंजिल पर जाने के लिए निकला है, मगर दादी की मंजिल कहाँ लिखी है उन्हें भी नहीं मालूम। इसलिए उन्होंने आखिरी तक के सफर का सोचा। बस एक स्टॉप पर पहुंची। सेम्बी को प्यास लगी है। दादी पानी की बोतल खरीदने बस से उतरी। वहां बस स्टॉप पे कुछ स्टूडेंट्स सेम्बी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। पुलिस भी दोनों को ढूंढते हुए स्टॉप पर पहुंची। दादी जब पानी की बोतल लेकर बस में चढ़ने जा रही होती है, ऐसे समय में एक पुलिस वाले से वो जा टकराई। उस पुलिस वाले ने भी उसे देखा, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर वहां से चला गया। दरअसल ये पुलिस वाला वही कांस्टेबल है जो अफसर मणि के साथ काम कर रहा होता है। उसे मणि की हर काली करतूत और सेम्बी की सच्चाई मालूम है। उसने सेम्बी और उसकी दादी की मदद कर एक अच्छे इंसान होने का कर्तव्य निभाया। बस चल पड़ी। उसी बस का एक यात्री बाहर हो रहे इस आंदोलन पे गुस्सा हो गया। वो सेम्बी के साथ हुए हादसे को महज एक झूठ और फालतू बात कहने लगा। वहीं बस में बैठा एक और यात्री अश्विन उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। फिर उसने उस आदमी को सच से रूबरू करवाने के लिए कहा, अगर किसी चीज के लिए लोग अपनी आवाज ऊंची नहीं करेंगे तो वो चीज उन्हें कभी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ उपस्थित सभी स्टूडेंट्स सेम्बी के लिए अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं ताकि वो उसे इंसाफ दिला सके। मगर बस में उपस्थित यात्रियों को
सेम्बी और उसके साथ हुए इस हादसे को लेकर कोई भावना नहीं है। हर कोई अपनी जिंदगी में अपनी ही परेशानियों को लेकर इतना परेशान है, वो ये नहीं सोचते कि उनके साथ भी ये हादसा कभी भी हो सकता है। खैर, कुछ समय बाद एक बूढ़ी महिला बस ड्राइवर के पास आकर उसे खाना देती है, लेकिन आज उसे आने में देरी हो गई। तो बस ड्राइवर ने देरी से आने की वजह पूछी, जिस पे वो बूढ़ी महिला बोली, रास्ते में कुछ बच्चे आंदोलन करते हुए दिखे जो एक 10 साल के बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। मैंने सुना है कि किसी 3 लड़के ने मिलकर उसके साथ घिनौना काम किया है, तो मैं उनके लिए खाना परोसने में लग गई, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। अब उस बूढ़ी महिला की बात से बस में सभी यात्रियों का दिल झंझोर गया। उन्हें सेम्बी को लेकर सहानुभूति होने लगी, लेकिन इसी बीच बस में मौजूद एक नेता ने सेम्बी की बातों को मानने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि ये सब महज एक कहानी है। अश्वनी ने पूछा, पर आखिर आपको इतना कैसे विश्वास कि सेम्बी की बात बिल्कुल झूठी है? जिस पर वो नेता बोला, मैंने एक दुकानदार को कहते सुना कि वो बच्ची शहद बेचने जा रही थी, लेकिन शहद की सही दाम न मिलने पर उस बच्चे ने बदतमीजी की और फिर उन लड़कों ने उसे 2-4 थप्पड़ मारा, जिसे बलात्कार का केस बना दिया गया। इससे हम दर्शक को यही दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सच्चाई यही है कि कैसे बिना सच जाने उसकी तह तक पहुंचे लोग एक सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। हालांकि उस नेता ने भी ये बात कहीं से सुनी और जिससे सुनी उसने भी कहीं और से सुनी होती है। हमें आदत है सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लोगों को दोषारोपण करना। तभी बस के आखिर में बैठी एक औरत बोली, ये नेता बिल्कुल झूठा है, इसकी तो पत्नी का खुद दूसरे आदमी के साथ चक्कर चलता है। अब यूं इज्जत उतरता देख उस नेता ने भी सच उगल दिया कि ये सब कहानियां उसके पार्टी वालों ने लोगों को कहने को कहा था ताकि लोग शांत रहे। इस बीच अश्विन की नजर सेम्बी पर कुछ समय के लिए गई और सेम्बी की आंखों में डर देख उसका शक यकीन में बदल गया। थोड़ा आगे चलकर एक पुलिस उस बस में सवार हुआ। उसने कंडक्टर को बताया कि एक बूढ़ी महिला ने किस तरह पुलिस अफसर को घायल कर फरार है, इसीलिए हर जगह सतर्कता बढ़ा दी गई है। हर स्टॉप पर चेकिंग हो रही है। ये सुन दादी घबरा गई। उनकी हालत अब पकड़े जाएगी तब, मगर उनकी किस्मत इस बार अच्छी रही क्योंकि बस में पुलिस सवार होकर आई थी, इसीलिए इसे बिना चेक किए ही छोड़ दिया गया। अब अश्विन सेम्बी से इशारों इशारों में बातें करने लगा, उसे हंसाने लगा और इस तरह दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई। अब कंडक्टर बोला, अगर ऐसे ही हर जगह विद्रोह हो तो पुलिस वाले को किसकी जरूरत? कुछ यात्रियों ने भी कहा, ये पुलिस वाले के पास बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं और हम आम जनता को क्या क्या झेलना पड़ता है। पुलिस चाहे तो सेम्बी को गलत दिखाकर उसे और उसकी दादी के इंसाफ के साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। सेम्बी निर्दोष है, उसे पुलिस वाले फंसा रहे हैं, लेकिन वहाँ एक ऐसा आदमी है जिसे सेम्बी की बातों पर विश्वास नहीं और उसे गलत ठहराता है। उसकी दादी माँ तो जानबूझकर सेम्बी का इस्तेमाल कर रही है ताकि वो पुलिस वालों को गलत दिखाकर पैसे कमा सके। सेम्बी पर भी लाछन लगता देख दादी अब खुद को रोक न सकी। वो सबके सामने आकर उन सभी को पुलिस की दरिंदगी और सेम्बी के साथ हुए उस भयानक दुष्कर्म की बात बताने लगी। आप लोगों को हमारे बारे में क्या पता है? सेम्बी के माँ बाबा दोनों ही वन विभाग में काम करते थे और उन दोनों ने लोगों की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मरते वक्त सेम्बी की माँ ने मुझे सेम्बी को सौंपा और तब से मैं इसका ख्याल रखती आ रही हूँ। हम ये सब पैसे और पुलिस को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन सब में इस मासूम सी बच्ची का क्या कसूर था? इस हादसे की वजह से अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। दादी की बातें सुन वहाँ बैठा हर कोई अपना सर झुकाए शर्मसार हो चुका है। जिस पे बीतती है वही पीड़ा को जानते हैं। बस में दादी माँ की इस पूरी बात को एक लड़के ने वीडियो कर लिया और उसे सोशल मीडिया में छोड़ दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच गई। वो दादी और सेम्बी को गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन बस के लोग उन्हें ऐसा करने से रोकने लगे। तब पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करने की धमकी देती है। तभी अश्विन की नजर उनकी वर्दी पर गई और वो समझ गया कि ये पुलिस नहीं बल्कि नकली पुलिस के भेष में गुंडे हैं। ये पता चलते ही बस के सभी यात्रियों ने उन गुंडों को मार कर बाहर भगाया। इसके बाद बस कंडक्टर ने अश्विन से पूछा, वो लोग सेम्बी को क्यों मारने आए थे? तब अश्विन ने बताया, साल 2012 में कोर्ट द्वारा एक पोस्को एक्ट यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत मासूम बच्चे जो यौन उत्पीड़न से प्रताड़ित है वो अपने मुजरिमों को पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा के खुद को इंसाफ दिला सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। इसीलिए वो सेम्बी को मारना चाहते हैं। दरअसल अश्विन पेशे से एक वकील है।
उसने ऑनलाइन सेम्बी का एक केस कोर्ट में फाइल कर दिया। बस के सभी यात्री उन दोनों के साथ खड़े हैं। अब अश्विन ने कोर्ट के जज से सेम्बी की वीडियो कॉलिंग भी करवाई। सेम्बी ने सब कुछ खुलकर उन्हें बताया। कुछ देर बाद बस के सामने से एक चुनावी दल गुजरता है, जो और कोई नहीं वही वेंदन पार्टी की है। तभी सेम्बी की नजर चुनावी चिन्ह पे गई और वैसा ही चिन्ह उसने उस दिन मुजरिमों की गाड़ी में भी देखा था। उसने अश्विन को भी ये बात बताई। सेम्बी की सभी बातें ध्यान से सुनने के बाद उससे वेंडन के पार्टी में शामिल सभी करीबी लोगों की तस्वीरें सेम्बी को दिखाने लगा। तभी माधी की तस्वीर आते ही वो उसे और उनके दोनों दोस्तों को पहचान लेती है। अब अश्विन के साथ साथ बस के सभी लोगों को सच्चाई मालूम पड़ गई है। अब थोड़ी ही देर बाद कुछ गुंडों ने बस पर हमला कर दिया, लेकिन लोगों ने उन दोनों की जान बचाने के लिए गुंडों को बस में घुसने नहीं दिया। तो आखिर में गुंडों ने बस को नीचे खाई में ढकेल देने की साजिश की। अब कहा जाए क्या करेंगे वो लोग, लेकिन तभी अश्विन की नजर सामने जा रही एक बस पर पड़ी। उसने दूसरे बस की मदद से सभी यात्रियों को दूसरे बस में भेजने लगा, लेकिन तब तक गुंडों ने बस को नीचे ढकेल दिया। बस खाई में जा गिरी। उसके बाद उन्होंने फौरन नेता वेंदन को ये खुशखबरी पहुंचा दी। दादी और उसकी पोती मर चुके हैं। खबर न्यूज चैनल तक भी फैल गई। वेंडन मीडिया के सामने आकर मरे सभी लोगों पे दुख जताने का नाटक करने लगा, लेकिन असली झटका तो वेंडन को तब लगा जब उसे मालूम पड़ा कि सेम्बी और उसकी दादी अभी भी जिंदा है और उन्होंने उसके ही बेटे पर मुकदमा दर्ज करवाया है। अब माधी और उसके दोस्तों को कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उनके वकील चाचा ने बताया कि जिस वक्त सेम्बी के साथ ये सब हुआ तब माधी अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर था और इसे साबित करने के लिए उसने नकली टिकट्स दिखाए। लेकिन अश्विन के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर उसने जज को बताया कि उस दिन की सीसीटीवी फुटेज कैमरा की डेटा रहस्यमय तरीके से गायब है, पर इतना काफी नहीं है। अब आखिर में वो सेम्बी को सामने ले आया। सेम्बी की नजर जब उन तीनों लड़कों पर पड़ी, वो डर से कांपने लगी। जज ने भी जब सेम्बी के चेहरे पर वो डर देखा तो उन्हें सब समझ आ गया कि वो तीनों ही उस मासूम बच्ची के मुजरिम हैं। वरना इतने मर्दों के बीच सेम्बी सिर्फ उन तीनों लोगों को देखकर ही क्यों डरी। आखिरकार उन तीनों को सजा सुनाई गई और सेम्बी को उसका इंसाफ मिला। सभी कोर्ट के फैसले से बहुत खुश है, क्योंकि सेम्बी के साथ साथ और भी बहुत लोग जुड़ चुके थे। ये उनकी भी जीत हुई। अब दादी अश्विन के पास आई। उसकी इतनी बड़ी मदद का कर्ज वो धीरे धीरे चुका देगी, लेकिन अश्विन को कुछ नहीं चाहिए। उसने अपनी फीस के तौर पर सेम्बी से प्यार भरा गाल पे किस मांगा। थोड़ा आगे चलने के बाद सेम्बी उनका नाम पूछने दोबारा पीछे मुड़ी तो पाया कि वहाँ कोई अश्विन नहीं है। तो क्या खुद भगवान सेम्बी को इंसाफ दिलाने आए थे? सच ही तो है, ऐसे लोग भगवान से कम थोड़ी ना है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें गहराई में सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आज भी क्यों ऐसे केसेस इतने ज्यादा सुनाई पड़ते हैं। समाज से पहले अपनी खुद की सोच को बदलो। बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, उनका साथ दे, सच का साथ दे। इसी के साथ आज की ये कहानी मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को पक्के से अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एंड टेक केयर।